नमस्कार मित्रों, मेरी YouTube चैनल टेक एजू सेंटर में आप सबका दिल से स्वागत है। प्रोफेशनल इथिक्स ट्यूटोरियल के सीरीज तहत ये लेक्चर नंबर 5 है और लेक्चर नंबर 4 में हमने इथिक्स और मोरालिटी के बीच में क्या संबंध है ये जानने की कोशिश की थी। तो लेक्चर नंबर 4 में आज हम मोरालिटी एंड लॉ के बारे में देखेंगे। आज के टॉपिक्स है 7 सिंस बाय महात्मा गांधी जी एंड मोरालिटी एंड लॉ। Let's see social 7 sins as per महात्मा गांधी। मतलब महात्मा गांधी जी के हिसाब से 7 और 7 सही बात है। फर्स्ट वन इज साइंस विदाउट ह्यूमैनिटी। As per the Gandhiji, there is the two thought of the Gandhiji. First one is science without thought of welfare of humanity इज अ sin। मतलब गांधी जी यहाँ पे यह कहना चाह रहे हैं कि साइंस अगर ह्यूमन के बारे में सोचे बिना ही तरक्की कर रहा है तो वो क्या है, गलत बात है। तो और गांधी जी ये भी कह रहे हैं अगर साइंस एंड ह्यूमैनिटी बोथ आर टुगेदर on the way of welfare, then it is for all good। मतलब यहाँ पे गांधी जी ये कहना चाह रहे हैं कि अगर साइंस ह्यूमन के बारे में सोचे बिना ही तरक्की कर रहा है तो गलत बात है। और गांधी जी यहाँ पे यह कह रहे हैं कि अगर साइंस और ह्यूमैनिटी दोनों साथ में ह्यूमन के बारे में सोच के तरक्की साइंस कर रहा है तो वो सही है। सपोज फर्स्ट वन, इफ यू टेक द एग्जांपल ऑफ द वेपन्स, तो यहाँ पे ह्यूमन की बात नहीं हो रही है क्योंकि वेपन से किसी ह्यूमंस को फायदा नहीं हो रहा है। दैट मीन्स इट इज द सीन्स। एंड इफ यू टेक अबाउट द example of the medicine, then it will be the good for the science as well as the humanity, both one. Second one is commerce without morality. Morality means what? हम आगे के लेक्चर्स में देखेंगे मोरालिटी मीन्स वॉट। यहाँ पे हम सिर्फ इतना देख रहे हैं मोरालिटी मीन्स हमारी आत्मा जो कहती है हमें क्या सही है, वो हमारी आत्मा कहते हैं, मतलब हमारी अंदर की आवाज़, इनर वॉइस। यहाँ पे गांधी जी ट्रस्टवर्थीनेस के प्रिंसिपल के बेस पे बात कर रहे हैं। ट्रस्टवर्थीनेस प्रिंसिपल की मतलब बिजनेसमैन हैव टू एक्ट एज ए ट्रस्टी ऑफ सोसाइटी। बिजनेसमैन have to act as a trustee of society. Why? Because businessman कुछ भी गेन करता है वो फाइनली गेन कहाँ से होता है, सोसाइटी में होता है। तो एज पर द गांधी जी's व्यू, ethically businessmen have to take decision in the favor of प्रॉस्पेरिटी ऑफ सोसाइटी। मतलब बिजनेसमैन को कोई भी डिसीजन लेना हो तो वो सोसाइटी की समृद्धता के फेवर में होना चाहिए, तो वो क्या है, सही बात है। इफ यू टेक द एग्जांपल्स ऑफ CSR, CSR मीन्स व्हाट, corporate socially responsibility।
जैसे हम बड़ी कंपनियों की बात कर रहे हैं, रिलायंस की बात कर ले, तो रिलायंस क्या कर रहा है, वो आंगनवाड़ी में पैसे दे रहे हैं, अगर कहीं पे भी बाढ़ आ रही है तो वहाँ पे हेल्प कर रहे हैं। रिसेंटली मुंबई में उसने एक रिवर को साफ करने में अपने एम्प्लॉयज़ के साथ काम किया था। तो वो क्या है, सही बात है। मीन्स businessmen have to act as a trustee of the society and he must be take the decision in the favor of the society. Third is worship without sacrifice. यहाँ पे गांधी जी ये कहना चाह रहे हैं कि अगर आप पूजा अर्चना कर रहे हो लेकिन सोसाइटी सर्विस के लिए कोई सेक्रीफाई करना नहीं चाह रहे हो, देन आपकी वर्शिप है, जो आपकी प्रार्थना अर्चना है, उसकी कोई वैल्यू नहीं है। दैट मीन्स इन रिलीजन वी वर्शिप, बट इफ वी डू नॉट sacrifice or we do not ready for the sacrifice for the social service, then there is the no value of the worship. It is a sin to worship without the fourth sin is the knowledge without characters. As per the Gandhiji's view, true knowledge gets reflect इन अ कैरेक्टर। मतलब अच्छा ज्ञान और सच्चा ज्ञान कैरेक्टर में रिफ्लेक्ट होता है। इफ यू टेक द सिस्टम एजुकेशनल सिस्टम, then एजुकेशनल सिस्टम शुड फोकस ऑन द कैरेक्टर बिल्डिंग रेदर देन द कैरियर बिल्डिंग। और डॉक्टर्स की बात करें तो डॉक्टर्स सर्विंग द पेशेंट इन अ चैरिटेबल ट्रस्ट रिफ्लेक्ट्स गुड कैरेक्टर। मतलब अगर डॉक्टर कोई चैरिटेबल ट्रस्ट में 1 आवर 2 आवर्स या 3 आवर्स अपनी सर्विस दे रहा है, तो वो क्या है, वो गुड कैरेक्टर रिफ्लेक्ट करता है वो उस डॉक्टर्स का। Fifth one is wealth without work. Here Gandhiji have given the idea of bread labor. मतलब इंसान अपनी फूड या अदर नीड्स मतलब इंसान अपने फूड या अदर नीड्स तो पूरी कर सकता है, लेकिन अगर उसकी एक्सेसिव नीड हो और वो ग्रीडी हो तो वो पूरी नहीं कर सकता। मीन्स गेटिंग समथिंग फॉर डूइंग नथिंग। एज पर द गांधी जी, गेटिंग समथिंग फॉर डूइंग नथिंग इज अ सिन। मतलब आप बिना कुछ काम किए कुछ हासिल कर रहे हो तो वो गलत है। एग्जाम्पल इज द करप्शन। इंसान करप्शन इसीलिए करता है कि उसकी ज़रूरतें ग्रीडी हो, वरना हम सबको पता है कि एक सामान्य मजदूर भी अपनी ज़रूरतें तो पूरी कर ही लेता है, लेकिन अगर वो ज़रूरतें आपकी एक्सेसिव हो, एक्सपेंसिव हो, तो वो पूरी नहीं की जाती। मीन्स वेल्थ विदाउट वर्क। एग्जाम्पल ऑफ wealth without work is taking bribe, मतलब घूसखोरी लेना। गैम्बलिंग, लोग गैम्बलिंग क्यों करते हैं? क्योंकि बिना कोई वर्क किए उसे आसानी से
अमीर बनना होता है, पैसे कमाना होता है, वेल्थ क्रिएट करनी होती है. सो ऑल आर द एग्जाम्पल ऑफ द वेल्थ विदाउट वर्क. 6th one is pleasure without conscience. मतलब कि अंतरात्मा की आवाज. यहाँ पे गांधी जी ये कह रहे हैं कि सिर्फ अपने फोन के लिए किसी और इनोसेंट पर्सन या इनोसेंट ह्यूमन या किसी की फीलिंग्स या इमोशन के साथ आपको खेलना नहीं चाहिए. एग्जाम्पल इज hunting of innocent animal is a sin. Seventh is politics without principle. As per the Gandhi ji, king has the responsibility to protect dharma. And he considered Lord Ram as a symbol of principle. मतलब गांधी जी ने यह कहा है कि किंग की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है, धर्म की रक्षा करना, और उसने किंग के लिए राम को एज ए सिंबल ऑफ द प्रिंसिपल माना है. मतलब हमने रिसेंटली देखे हैं रामायण और महाभारत. कोरोना के लॉकडाउन में हम सब ने रामायण और महाभारत शायद सभी ने देखे. इन द रामायण Ram is left the Sita for the justice as a king, whereas in the Mahabharata we know that Dhritarashtra as a king he always thinking about for his सन दुर्योधन. मतलब रामायण में राम ने सोसाइटी जस्टिस के लिए सीता का त्याग किया था, जबकि महाभारत में हम सबको पता है धृतराष्ट्र ने हस्तिनापुर के अलावा हस्तिनापुर की बजाय अपने पूर्व पुत्र दुर्योधन के बारे में ही सोचा है. सो एज पर द गांधी जी he considered politician as a king. मतलब पॉलिटिशियन को अपने सोसाइटी के बारे में सोचना चाहिए, मिसयूज पावर का नहीं करना चाहिए. एज पर द गांधी जी द मिसयूज ऑफ द पावर बाय पॉलिटिशियन इज अ सिन. यहाँ पे महाभारत में धृतराष्ट्र ने क्या किया था, अपनी पावर का मिसयूज किया था फॉर द दुर्योधन साइड. So it is a sin as per the Mahatma Gandhi's. Now I think all are the 7 sins are clear to all of you. Morality and law. Before to starting the understanding of morality and law, let's we try to understand the difference between ethics and morality. Generally, ethics is a code of conduct for humanity set by society
or governing or governance body. And morality is a belief or behavior by individual person. सो जनरल सेंस में हम कह सकते हैं इथिक्स ये कोड ऑफ कंडक्ट है और रूल्स है जो किसी ह्यूमन और इंडिविजुअल को बिहेव करने के लिए सेट किए हुए बाय सोसाइटी और गवर्नेंस बॉडी। और जबकि मोरालिटी ये है कि वो हम खुद बिलीव करते हैं या हम खुद मानते हैं कि ये सही है और ये गलत है। सो नाउ morality we know that. Now what is a law? Then law is rules which is set by nation. Here in the Indian perspective we can say that set of rules which is set by Lok Sabha and Rajya Sabha, or we can say that rules which is set by parliamentary. And morality means behavior of individual person in terms what is right or wrong. मतलब कि लॉ ये है कि जो हमारी पार्लियामेंट्री ने सेट किए हुए उसके सिविल पर्सन के लिए कि वो कैसे उसे बिहेव करना है और क्या उसे फॉलो करना है। जबकि मोरालिटी ये है कि वो हम खुद अपने अंदर की आत्मा के हिसाब से होती है कि क्या सही है और क्या गलत है। Now we try to understand the morality and the law in perspective of the famous philosopher of James Rachels. As per the James Rachels, there will be the two criteria must be fulfilled for the morality. First one is the reason and second one is the impartiality. मतलब कि as per the James Rachels अगर कोई चीज morally है तो वो ये मतलब ये दो चीज फुलफिल करनी चाहिए। एक तो रीजन मतलब कि क्या कारण है और वो न्यूट्रल होनी चाहिए। रीजन का मतलब उनके हिसाब से ये है कि आप अगर कोई मोरली डिसीजन ले रहे हो तो वो डिसीजन सबके लिए एक्सेप्टेबल होना चाहिए। मतलब कि जो तार्किक पर्सन है उनके लिए आपका जो मोरली डिसीजन है वो एक्सेप्टेबल होना चाहिए। और इम्पार्शियलिटी मत का मतलब ये है कि आप अगर मोरल डिसीजन पे मोरल के बेस पे कोई डिसीजन ले रहे हो तो वो कैसा होना चाहिए, न्यूट्रल होना चाहिए। वहाँ पे कोई पार्शियलिटी नहीं होना चाहिए। मतलब कि आपका डिसीजन जिन पर्सन के साथ रिलेटिव है वो सारे पर्सन के साथ आपने डिसीजन उस बेस पे लिया है कि आपने किसी एक पर्सन के लिए पार्शियलिटी नहीं की है। मतलब कि आपने पूरे के पूरे उस डिसीजन से जुड़े सभी व्यक्तियों के लिए आपने न्यूट्रल बेस पे डिसीजन लिया है। तो एज पर द जेम रिसर्च देयर विल बी द टू क्राइटेरिया फुलफिल। फर्स्ट वन इज द रीजन एंड सेकंड वन इज द इम्पार्शियलिटी। सपोज हम एग्जांपल की बात करते हैं तो एग्जांपल के लिए हम देखते हैं ग्राम पंचायत। शायद आप सभी ने सुना होगा ग्राम पंचायत। ग्राम पंचायत क्या होती है, छोटे से गांव में जैसे हमारे यहाँ कोर्ट ये सब है तो वैसे ही छोटे से गांव में कोई छोटा सा मुद्दा है तो उसका सॉल्यूशन लाने के लिए ग्राम पंचायत बैठते हैं। वहाँ पे सरपंच होते हैं। सरपंच का डिसीजन क्या होता है, उनका डिसीजन मोरली भी होता है जनरली, प्लस वो इम्पार्शियलिटी के बेस पे भी नहीं होता। क्योंकि वहां पे जो डिसीजन लेते हैं उसमें मोरली डिसीजन भी रहता है और वो डिसीजन मतलब कि मोरली तो ठीक है, रीजन
जिस रीजन के बेस पे वो डिसीजन लेते हैं वो रीजन भी होता है प्लस इम्पार्शियलिटी भी, मतलब कि वहाँ का सरपंच किसी एक पक्ष के साथ कोई पार्शियलिटी भी नहीं करता। एज पर द रिचल्स एनी लेजिटिमेट मोरल थियरी मस्ट मीट द टेस्ट ऑफ रीजन एंड इम्पार्शियलिटी। मतलब मोरल थियरी, अगर आप कोई भी थियरी के बेस पे बात करें मोरल की, तो वो मस्ट बी फुलफिल द रीजन्स एंड द इम्पार्शियलिटी। जनरली पीपल कंफ्यूज होते हैं लीगल एंड बिटवीन द मोरल इश्यूज में, मतलब क्या मोरल है और क्या लीगल है। जैसे कि हम बात करें कि सभी लॉ हैं वो इमोरल भी नहीं होते। सपोज आप कोई एक लॉ की बात करें, वो लॉ तोड़ना यानी ब्रेक करना पॉसिबल भी है कि वो इमोरल भी हो और पॉसिबल है कि वो मोरल भी हो दूसरे के हिसाब से। जैसे कि हम कॉलोनल टाइम के बात करें, मतलब आज़ादी से पहले की बात करें, तो तब बहुत से सारे ऐसे लॉ थे जो लॉ तो थे लेकिन वो मोरली नहीं थे, इमोरली थे। उनमें से एक लॉ की बात करें हम, तो टैक्स ऑन द सॉल्ट, टैक्स ऑन द सॉल्ट ड्यूरिंग द ब्रिटिश रूल इन इंडिया। ब्रिटिश शासन के टाइम पे अगर हम टैक्स मतलब कर ऑन द मीठा जो सॉल्ट है उस पे अगर कोई कर लगा रहा है, तो उस बेस की बात करें तो वहां पे हमने देखा था कि गांधी जी, महात्मा गांधी जी, उसने दांडी यात्रा की थी टू ब्रोक द रूल ऑफ द टैक्स ऑफ द सॉल्ट। एक्चुअली में ये रूल ये था कि जो सॉल्ट पका रहे हैं उन पे ब्रिटिश शासन ने, मतलब कि ब्रिटिश रूलर ने एक हाई टैक्स लगा दिया था। मतलब आप सॉल्ट बना भी रहे हो और उसको यूज करने के लिए, मतलब क्योंकि सॉल्ट ये है कि बेसिक नीड है और उस पे हाई टैक्स लगा दे आप, तो जाहिर सी बात है अच्छी बात नहीं है वो। और ब्रिटिशरों ने तो ये उन लोगों के लिए भी टैक्स लगा दिया था जो उसके प्रोडक्शन कर रहे हैं, मतलब जो सॉल्ट बना रहे हैं वो भी कोई टैक्स पे किए बिना सॉल्ट का यूज नहीं कर रहा था। तो ये लॉ तो है, लेकिन फॉर द सिविल और नेशन के लोगों के बेस पे अगर देखा जाए तो वो लॉ क्या है, इमोरल है। क्योंकि सामान्यतः ये होना चाहिए कि अगर कोई प्रोडक्शन कर रहा है तो उसे यूज करने के लिए उसे कोई टैक्स नहीं भरना चाहिए। जैसे कि हम अगर बात करें, आप कोई एक्स वाई चीज खाने की चीज बना रहे हो तो उसको आपको खाने के लिए टैक्स नहीं भरना होता, तो वो मोरल ही है। लेकिन अगर ऐसा कोई लॉ बन जाए कि आप वो चीज खा रहे हो रूलर पार्टी को टैक्स दिए बिना, यानी नेशन को टैक्स भी दिए बिना, तो वो गलत है, तो जाहिर सी बात है वो इमोरल हो जाता है। As per the William Shaw, there will be an action can be illegal but morally right, and there will be the action that is legal but can be morally wrong। मतलब लास्ट टाइम अगर हमने देखा हो तो हमने मोरालिटी एंड द एथिक्स के बीच में वेन डायग्राम यूज किया था। मतलब कुछ चीज तो मोरली भी है और इथिकल भी है, और कुछ चीज मोरली है तो इथिकल ही नहीं है। ऐसे भी हम लॉ और मोरल के बीच में भी कह सकते हैं, कुछ एक्शंस या कुछ लॉ ये तो ऐसे तो हो सकते हैं कि वो लॉ हो सकते हैं लेकिन मोरली सही नहीं हो सकते, और कुछ लॉ ऐसे हो सकते हैं वो लीगल हो सकते हैं लेकिन मोरली राइट नहीं हो सकते। या हम ऐसा भी कह सकते हैं कुछ डिसीजन ऐसे होते हैं जो लीगली तो होते हैं लेकिन मोरली रॉन्ग होते हैं, और कुछ लॉ ऐसे होते हैं डिसीजन जो लीगली तो राइट होते हैं लेकिन मोरली रॉन्ग होते हैं। ऐसे हम बात कर रहे हैं कि सपोज ये लॉ बेस पे डिसीजन है, यहाँ पे मोरल पे बेस पे डिसीजन है, और यहाँ पे लीगली भी है और मोरल बेस पे वो राइट भी है। Like we take the example of the freedom fighter। हमें पता है
हमें आज़ादी के टाइम पे बहुत से सारे फ्रीडम फाइटर्स थे, जैसे भगत सिंह जी हो, ये सारे क्या करते थे, वो ब्रिटिश लॉ जो बना हुआ था उनको ब्रेक तो करते थे, ठीक है। अब ब्रेक करने के बाद जाहिर सी बात है, एज पर द लॉ एंड ऑर्डर ब्रिटिश रूल्स क्या करेंगे, उसको पकड़ेंगे और उसको प्रिजन मतलब जेल में डाल देंगे। तो वहाँ के जो उस टाइम के लोग थे उसके लिए फ्रीडम फाइटर्स को हाइड करवाना, मतलब ये फ्रीडम फाइटर्स लॉ ब्रेक करने के बाद क्या हो जाता था, वो कहीं ना कहीं छुप जाते थे। अब उसकी छुप जाने में सिविलियंस उसे हेल्प करते थे, ठीक है। तो फॉर द सिविलियंस, अब फ्रीडम फाइटर्स को छुपाने के लिए हेल्प करना लीगली क्या है, रॉन्ग है। मतलब दैट एक्शंस विल बी द इलीगल, बट अगर देखा जाए फ्रीडम फाइटर और पेट्रोइट को छुपाना सिविलियन के लिए क्या होता है, मोरली राइट होता है, ठीक है। एन एक्शन दैट इज लीगली कैन बी मोरली रॉन्ग, लाइक प्रॉफिट अर्निंग कंपनी। अब एक कोई कंपनी है जो प्रॉफिट कर रही है, लेकिन अब प्रॉफिट करने के लिए वो अपने जो भूतपूर्व कर्मचारियों हैं उनकी एडवाइस या उनसे कुछ गाइडेंस लेने के लिए, मतलब कि जो भूतपूर्व ऑफिसर्स है, अब जाहिर सी बात है वो भूतपूर्व से बहुत उसी कंपनी में बहुत टाइम उसने वर्क किया है, तो बहुत से एक्सपीरियंस भी है और उसके गाइडेंस से कंपनी ने आज तक प्रॉफिट कमाया है, ठीक है। अब वो रिटायर्ड हो जाते हैं, रिटायर्ड हो जाते हैं मीन्स फॉर्मर्स ऑफिसर्स हो जाते हैं। अब कंपनी उसकी एक्सपर्टाइज और गाइडेंस लेने के लिए क्या कर रही है, अब वो उस अधिकारी को सैलराइज करने के लिए, मतलब हाइक पे देने के लिए जो अदर वर्कर्स हैं उनके हाइक को ब्लॉक कर रही है, ठीक है। मतलब एक पर्सन को हाइक दे रही है और एक पर्सन को हाइक नहीं दे रही है, मतलब कि उसके सेविंग्स में से पैसा दे रही है टॉप ब्रास ऑफिसर्स को। तो यहां पे देखा जाए तो कंपनी के लिए वो लीगली तो राइट है, क्योंकि कंपनी उसी से तो प्रॉफिट करेगी, लेकिन देखा जाए मोरली तो मोरली क्या है, रॉन्ग है, ठीक है। तो हमने एक सिचुएशन तो ये देखी कि मोरली राइट है और लीगली रॉन्ग है, मतलब मोरली राइट है और इलीगल है। एक चीज हमने ये देखी कि लीगल है बट मोरली रॉन्ग है। अब मोरली राइट और मोरली लीगल ये बात करें तो आज के ज़माने में अगर अभी के हम रूल्स देखें तो रूल्स, कोई चोर है उसको सजा देना कानून में होता है, वो लीगली भी राइट है और मोरली भी सही होते हैं, ठीक है। सो now I think you have the clear cut difference between the law and the morality, or we can say that in particular situation an act can be legal but morally not be right, ठीक है। सपोज एक और एग्जांपल लेके हम देखने की बात करें, आजकल कोरोना चल रहा है, तो in the corona situation we have heard that many of the companies or organization will fire that employee। मतलब आजकल कोरोना में हमने देखा है कि बहुत सी कंपनी और ऑर्गेनाइजेशन ने अपने एम्प्लॉय को जॉब से निकाल रहे हैं। क्यों? क्योंकि इस कोरोना के समय में बिजनेस में कोई प्रॉफिट तो हो नहीं रहा और बिजनेस को एज इट इज़ और एग्जिट्स रखने के लिए, मतलब बिजनेस को टिकाने के लिए उसको क्या करना है, क्या कर रहे हैं वो, विल फायर द एम्प्लॉय। सो अब ये सिचुएशन में हम देखे जाए तो लीगली तो है
क्योंकि जाहिर सी बात है कोई भी बिजनेस हो या कोई भी ऑर्गेनाइजेशन को उसको एग्जिस्ट करना पहली बात है। अगर बिजनेस है तो एम्प्लॉयमेंट को सैलरी दे पाएंगे, अगर बिजनेस ही नहीं है तो वो कहाँ से देंगे। तो एज ए लीगली वो देखा जाए तो सही बात है, बट एज ए मोरली हम देखा जाए तो अब किसी एम्प्लॉयमेंट को कोई ख़राब सिचुएशन, अब एम्प्लॉयमेंट की भी तो ख़राब सिचुएशन है ना। अगर उसे एक्स कंपनी फायर कर देगी तो ये सेम सिचुएशन में उसे वाई कंपनी उसको कहाँ से जॉब पे रखेगी। तो फॉर द सर्वाइव ऑफ द एम्प्लॉय देयर विल बी द प्रॉब्लमेटिक। सो वी कैन से दैट यहाँ पे एक्शन बिजनेस के लिए तो लीगली है, ठीक है, बट मोरली क्या है, रॉन्ग है। एक और एग्जांपल देखने की बात करते हैं। फॉर द एक्शन कैन बी इलीगल बट मोरली राइट। जैसे हम वर्ल्ड वार 2 की बात करें तो वर्ल्ड वार 2 में क्या था, नाजिस थे, वो ज्यूस फैमिली को क्या कर रहे थे, मार डाल रहे थे। तो ऐसे सिचुएशन में अगर आप जेविस फैमिली को बचा रहे हो तो मोरली तो क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। बट वर्ल्ड वार 2 और हिटलर के ज़माने में वो लॉ के बेस पे क्या हो जाएगा, इलीगल हो जाएगा, ठीक है। सो नाउ we can say that generally law codifies a nation's ideas, normals, customs and the moral values. However, the change in the law will be depends on the situation. मतलब law है वो क्या है, तो it is the codified by the nation. जैसे हमने पहले ही कहा था लॉ कौन बनाते हैं, पार्लियामेंट से, मतलब it is codified by the nations based on the ideals, norms and the custom and the moral values. But अब कुछ लॉ ये होते हैं कि वो सिचुएशन के साथ उसे चेंज भी करने पड़ते हैं। जैसे कि हम बात करें ब्रिटिशर्स इंडिया के टाइम पे जो लॉज बनाए थे वो आफ्टर द फ्रीडम्स सही नहीं भी हो सकते, क्योंकि जो ब्रिटिश टाइम पे लॉ बने हुए थे वो लोग किस लिए बने थे, तो ब्रिटिश जो ईस्ट इंडिया कंपनी थे उसको मेंटेन करने के लिए या उसको कॉलोनियल पावर को इस्टेब्लिश करने के लिए, प्रॉफिट करने के लिए वो लॉस बनाए गए थे। लेकिन मोरली उस टाइम पे अगर उस लॉ की हम बात करें तो ठीक है, उसके लिए ठीक थे ब्रिटिशर्स के लिए, लेकिन सिविलाइज के लिए सही नहीं थे। अब आफ्टर द फ्रीडम, मतलब आफ्टर द इंडिपेंडेंस ऑफ द इंडिया, वही लॉ अगर हम चला रहे हैं तो वो क्या है, मोरली भी ठीक नहीं है और लीगली भी ठीक नहीं है, क्योंकि वो इंडियन नेशन के लिए नहीं बने थे। वो किस चीज़ के लिए लॉस बने थे, वो ब्रिटिश रूल के लिए बने थे, ठीक है। तो मुझे लगता है कि अब आप मोरालिटी और लॉ के बीच में का जो संबंध है और डिफरेंस है वो जान चुके हैं। अगर इसके बाद भी अगर कोई भी डाउट है तो आप प्लीज़ कमेंट करिए और इस वीडियोस को शेयर करिए जिनसे बहुत सारे लोगों को मोरालिटी और लॉ के बीच का डिफरेंस पता चले। थैंक यू।